बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1 यानी 5th चैप्टर, जिसमें हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन जो आपको थॉरोली कंप्लीट सॉल्व करके देती हूँ, जिसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और फिर आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स भी फाइंड आउट करने हैं। ये सारा प्रोसीजर है एक्सरसाइज 5.1 के लिए, और साथ ही हम एक्सरसाइज 5.2 भी जो है उसे भी कवर करेंगे। उसमें इसी से फर्दर कुछ स्टेप्स ऐड होते हैं और डायगोनाइज हम करते हैं पूरे के पूरे ए मैट्रिक्स को। तो डायगोनलाइज करने के लिए जो स्टेप्स करने हैं वो भी एक टोटल एग्जांपल मैं सॉल्व करके देती हूँ, और साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आइगन वैल्यूज़ के बाद आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं और आइगन वेक्टर से आपने अपनी ए मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कैसे करना है। तो इसी एक फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इसी स्टेटमेंट को सिर्फ ए मैट्रिक्स हमें चाहिए, ये वाली, ठीक है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स दिया हुआ है। इस ए को यूज़ करते हैं और इसी को डायगोनलाइज करते हैं। 5.2 एक्सरसाइज को भी मैं साथ ही कंबाइन करती हूँ ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप हो सके। तमाम स्टूडेंट्स पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स उनके पास अवेलेबल हों, और पेपर्स तक जो हैं वो लेक्चर जब भी उनको चाहिए हो वो आराम से देख सकें और अपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से ले सकें। तो स्टार्ट करती हूँ मैं उसी क्वेश्चन 1 को लेके, जिसकी स्टेटमेंट में मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन थी। फोर 0 1। यहाँ मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगी कि आपने जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो कैसे सॉल्व करने हैं। बाकी जो थोड़े बहुत डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे वो मैं आपको एक्सरसाइज से बता दूंगी। ये हमारे पास ए है। जब भी हमने किसी भी ए मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना हो या आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी हो या आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने हो, हमने सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम ए माइनस लैम्डा आई, ये एक नई प्रॉपर्टी है, ये हम इस पर अप्लाई करेंगे और लेट करेंगे कि ये हमारे पास इक्वल टू 0 है। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लैम्डा एनी कांस्टेंट नंबर है जिसे हम फाइंड करना चाह रहे हैं। लैम्डा इज़ दी आइगन वैल्यू। यहाँ पे लाइन भी लिख लें, फॉर एनी लैम्डा। यहाँ से ये देखें प्रोसीजर, ये मेरे पास ए, यहाँ पे मैं दोबारा से लिखूँगी क्योंकि अब प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है हमने। ज़ीरो 1 2 3 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है यहाँ पर तो आइडेंटिटी भी 2/2 ऑर्डर की लेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ पर आइडेंटिटी भी हम 3/3 ऑर्डर की यूज़ करेंगे। लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। ये इज इक्वल टू वाला केस हम लास्ट पे अप्लाई कर लेंगे।
अब देखें ये दोनों मैट्रिक्सेस जब आपस में माइनस होंगी तो कहाँ कहाँ से क्या क्या नंबर आपस में माइनस हो रहे हैं। सिर्फ ये डायगोनल नंबर्स माइनस हो रहे हैं, बाकी किसी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद आपने यूज़ करना है डिटर्मिनेंट। इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने लेट करना है कि ये इक्वल टू ज़ीरो है। फार्मूला ओपन करते हैं। आप फार्मूला ओपन करके इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके। 4 माइनस लैम्डा पहले आ गया, और अब ये देखें ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो ज़ीरो हो गई। तो इन दोनों को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रही हूँ 12 माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ ज़ीरो है, इसको मैं नहीं लिखती, 1 को यूज़ करती हूँ। 1 के लिए ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये ज़ीरो और ये माइनस के बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। -3 प्लस लैम्डा और ये आ गया टोटल इक्वल टू ज़ीरो। अब इसे 4 माइनस लैम्डा से भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। +3 लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब। अब यहाँ से असेंडिंग फॉर्म में हम इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्यूबिक पावर्स और फिर स्क्वायर और फिर लैम्डा आ जाएगा, सिंपल। तो ये आ गया मेरे पास माइनस लैम्डा क्यूब, क्योंकि ये सिंगल था, यहाँ पे सिंगल आ गई टर्म। फिर लैम्डा स्क्वायर वाले रिजल्ट्स ये आ जाएगा, ये और ये सारों को ऐड किया तो ये आ गया +11। अब लैम्डा वाले रिजल्ट्स तो ये -12 और ये प्लस लैम्डा और ये 16 भी। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -39। और यहाँ से 48 और -3 सिंपल ये दोनों सॉल्व हुए तो 45 आ गया। अब हमारे पास ये जो है ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बतानी है आपने, तो आपने क्वेश्चन को बस यहाँ तक सिंपल सॉल्व कर देना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि आइगन वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करें तो फर्दर स्टेप्स भी करेंगे, वो हम साथ में आगे करते हैं। दिस इज़ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमने इस पूरी इक्वेशन के। तो इस इक्वेशन में मैं अगर 1 पुट करती हूँ ये सेटिस्फाई नहीं होती, 2 पुट करती हूँ ये सेटिस्फाई नहीं होता, -1 या -2 भी मैं पुट करती हूँ रफ वर्क में तो ये सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन लैम्डा 3 पुट करती हूँ तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। सो सिंथेटिक डिवीजन पे इसको लिखते हैं और बाकी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। ये आ गया 3।
ठीक हो गया, ये इक्वेशन बन गई। इसे वापस लैम्डा की नोटेशन में सॉल्व कर लें, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा। अब इसके बाकी दोनों रूट्स भी फाइंड आउट करेंगे। माइनस से मैंने मल्टीप्लाई करवाया ताकि मेरे पास फर्स्ट नंबर पॉजिटिव हो जाए। अब इसीलिए इसके फैक्टर आ रहे हैं 5 और 3, तो 5 और 3 फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ पर ये कैलकुलेशन मेरी आ गई। सॉरी 3, 5 कॉमन चला गया इसलिए यहाँ पर 3 आएगा। आप देखें ज़रा रूट्स क्या आ गए यहाँ पे, लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 एंड 5, और टोटल इसके रूट्स को कंबाइन करें तो लैम्डा की वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास 3, 3, 5। जितनी दफ़ा रूट भी रिपीट होगा आपने उसको भी लिखना है ज़रूर, ठीक है। उसको एक दफ़ा नहीं आपने लिखना, जितनी दफ़ा वो रिपीट हुआ है आपने उतनी दफ़ा आपने यहाँ कंसीडर करना है। अब ये है आपकी आइगन वैल्यूज़। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए आइगन वैल्यूज़ तक, आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करें तो आपने यहाँ तक क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो करते हैं आइगन वेक्टर्स के लिए। अब इनके नाम रख लें, पहले इनको लिख दूँ मैं, दीज आर आइगन वैल्यूज़। ओके, अब हम फर्दर वेक्टर्स के लिए प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो पहले इनका नाम रखें, लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू 3 और लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू 5। नेम इस तरह हम कंबाइन ही लिखेंगे, लैम्डा 1 जो रिपीटेड रूट है उनके लिए एक ही नाम होगा और डिफरेंट के लिए दूसरा नाम होगा। अब वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपने अपनी यही वाली डायगोनल एलिमेंट्स की मैट्रिक्स लेनी है, ये वाली, और इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप अपना लैम्डा जो है ना वो आपने यूज़ करना है। पहले हमारे लैम्डा की वैल्यू 3 आई है, तो अब यहाँ पर हमने 3 जो है वो रिप्लेस कर देना है इस लैम्डा की जगह पर। पहले लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स मेरे पास बन गई 4 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3। यहाँ पे आया 1, 0, 1, 2, 0, 2, और यहाँ पर भी 1, 0, 1। अब हम इस डिटर्मिनेंट को यानी इस मैट्रिक्स को भी डिटर्मिनेंट में चेंज कर देंगे, और जिस तरह से हम अपनी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे इसे रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हुए सब सॉल्व करेंगे। क्योंकि अब हमें वेक्टर फाइंड आउट करने हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, इस सारे प्रोसीजर को यहाँ लिखना है ऐसे, और साथ में इसके मल्टीप्लाई कर देना है आपने x y z इक्वल टू 0 वेक्टर।
ठीक है, आपने अपने हर क्वेश्चन में जब डायगोनल एलिमेंट्स को या दूसरे सेंस में आइगन वैल्यूज़ को मैट्रिक्स में सॉल्व कर लेना है, तब उसके फौरी बाद आपने अपने इस सॉल्यूशन को बना लेना है। पूरी की पूरी मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पर, और फिर ये आपके पास वेरिएबल का वेक्टर आ जाएगा जो कि इक्वल टू होगा नल वेक्टर के। अब आपने यहाँ पर रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर मैं ये दो रो ऑपरेशंस अप्लाई करूँ, R3 माइनस R1, तो लास्ट रो मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी। और अगर मैं ये रो ऑपरेशन अप्लाई करूँ R2 माइनस 2R1, तो मेरे पास सेकंड रो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये दोनों प्रोसीजर मैंने इस पे किए अप्लाई। अब इन्हें वापस चेंज कर दें एक्स वाई में, तो ये कैसे चेंज हो जाएंगे? एक्स प्लस जी इक्वल टू ज़ीरो। ये एक्स की प्लेस पे है, यहाँ कोई नंबर होगा तो उसके साथ वाई आ जाएगा, और जो थर्ड प्लेस पे होगा उसके साथ जी आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और फिर हमने इसको कंपेयर करवा लिया लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से। वेक्टर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स कंपेयर हो गए, और यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ गया z इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। अब सॉल्यूशन मैट्रिक्स क्या बनी? एक्स की जगह पर एक्स, वाई की जगह पर वाई, जी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस एक्स। अब आपने इनको सेपरेट कर देना है। एक्स वाले कोऑर्डिनेट सेपरेट हो जाएंगे, जहाँ एक्स नहीं लिखा हुआ वहाँ ज़ीरो हो जाएगा, प्लस अब वाई वाले सेपरेट हो जाएंगे, जहाँ वाई नहीं लिखा हुआ वहाँ ज़ीरो आ जाएगा, जहाँ वाई लिखा हुआ है वहाँ एज इट, और बाकी टर्म ज़ीरो। पहले में से एक्स कॉमन, 1 0 माइनस 1। सेकेंड वाले में से y कॉमन, ये आपके पास दो वेक्टर्स आ गए। ये आइगन वेक्टर आ गए हैं, और ये किसके रिस्पेक्ट से हैं? लैम्डा 3 के लिए। लैम्डा क्योंकि 3 2 टाइम्स लिखा हुआ था, रिपीट हो रहा था, इसलिए यहाँ पर एट अ टाइम दो वेक्टर हमारे पास इकट्ठे आए हैं। जो वैल्यू सिंगल होगी उसके लिए सिंगल वेक्टर आएगा, और जो वैल्यू रिपीट होगी डबल टाइम उसके लिए इसी तरह से दो वेक्टर आएंगे। अब हम लैम्डा 2 के लिए सॉल्व करते हैं। लैम्डा इज़ इक्वल टू 5 जो वैल्यू आई थी। अब ये जो मैट्रिक्स बनी इसमें लैम्डा की जगह 5 अप्लाई कर देंगे हम। अब इसे भी उसी फॉर्म में लिखेंगे हम।
अब सिंपल इस ब्रैकेट में रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और बाकी की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करेंगे, सेम उसी केस में जैसे हमने पीछे रूट्स फाइंड आउट किए थे। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे। सिंपल देखें, R2 में माइनस कैसे आएगा, R2 + 2 R1 कर दिया जाए और R3 + R1 कर दिया जाए। तो यहाँ 0, यहाँ -2 एज इट, और यहाँ आ जाएगा 4। ये 0 0। अब इन्हें वापस इक्वेशंस में चेंज कर दें क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहे। यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है लेकिन वो इक्वेशंस में ही हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये इक्वेशन बनी मेरे पास -x + z = 0, जहाँ से कैलकुलेशन रिजल्ट आया x = z। सेकेंड इक्वेशन बनी मेरे पास 2y = 4z, -2 कॉमन, y = 2z आ गया। अब हमारे पास सारे सॉल्यूशन कंप्लीट हैं। हम अपना वेक्टर लिखते हैं, x y z। x किसके इक्वल आ गया, z, और y किसके इक्वल आ गया, 2z। z एज इट आ जाएगा। जिसकी वैल्यू इक्वेशन से आइडेंटिफाई नहीं होगी वो वेरिएबल ऐसे ही आ जाएगा एज इट, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि आपके रूट्स जो हैं वो ओवर में ना आए, 1/2 1/3 इस नोटेशन में ना आए, और अगर फिर भी आ रहे हों तो फिर आप लिख लो ऐसे ही, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ना आए। यहाँ से z कॉमन, तो ये वेक्टर बन गया 1 2 1। देखिए ज़रा, लैम्डा की वैल्यू सिंगल 5 थी तो वेक्टर भी एक ही आया, लेकिन 3 डबल थे तो वहाँ से डबल वेक्टर आए हमारे। अब यहाँ का वेक्टर है 1 2 1। अगर आपसे डिमांड की जाए आइगन वेक्टर्स की तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक है, बस इन वेक्टर्स को कंबाइन करके लिख दें। आइगन वेक्टर्स इज इक्वल टू 1 0 -1, सेकेंड वेक्टर था हमारा, और ये अब थर्ड वेक्टर आ गया। ये आइगन वेक्टर्स तक का आंसर आ गया। अब फर्दर अगर आपसे कहा जाए कि अपने क्वेश्चन को डायगोनलाइज भी करवाएं तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो देखें। ऊपर से सारा प्रोसीजर ऐसे ही आता जाएगा और यहाँ आके आपने अपनी पी मैट्रिक्स बना लेनी है फॉर डायगोनलाइजिंग, ठीक है। डायगोनलाइजिंग में आपने क्या करना है, इन तमाम वेक्टर्स को कॉलम वाइज पी मैट्रिक्स में अरेंज कर लेना है। अब ये हमारे पास पी मैट्रिक्स बन गई है। अब इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए आप रो ऑपरेशन अप्लाई करें, प्रॉपर्टीज़ लगाएं, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला एडजॉइंट मेथड वाला यूज़ कर लें। कोई भी मेथड यूज़ करें और इसका इन्वर्स आपने फाइंड आउट करना है। मैं सिंपली यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ।
अब यहाँ से देखें, इसे आइडेंटिटी बनाना है हमने। R1 और R3 को ऐड करेंगे ताकि यहाँ ज़ीरो आ जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी इनको ऐड करेंगे। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे ताकि ये सारे का सारा, सारी की सारी जो रो है वो भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए। 1/2 ऑफ R3 अप्लाई किया। तो यहाँ पर भी 1/2 फैक्टर्स आ जाएंगे। इसे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ 1/2 और यहाँ 1/2, ये ज़ीरो एज इट आ जाएगा। अब देखें, इस 1 को यूज़ करते हुए इसे ज़ीरो बनाना है और इसे ज़ीरो बनाना है। तो स्टेप्स कौन से अप्लाई करना होंगे हमने यहाँ पे? R1 माइनस R3 और नेक्स्ट R2 माइनस 2 R3। यहाँ पूरी की पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। और दूसरी तरफ चेंजिंग जो आएगी वो भी साथ साथ सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/2 ये आ जाएगा 1/2। 0 माइनस 0 ये 0 आ जाएगा। और ये -1/2 ऊपर ऐसे ही। R2 को जब सॉल्व करेंगे -1 1 -1, इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाया, ऊपर माइनस किया तो सिंपल -1 आ गया। और ये 1 यहाँ पर ऐसे ही नीचे, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है। इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -1 जो ऊपर चला जाएगा और एज इट नीचे आ जाएगा -1। और ये अब इसका इन्वर्स आ गया। सो P इन्वर्स इज इक्वल टू अभी डायगोनलाइज करने का काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब बेसिक हम इम्पोर्टेंट काम की तरफ आ गए हैं, चेक करने के लिए कि क्या हमारे पास ये पी मैट्रिक्स जो है ये बेहतर तौर पे डायगोनलाइज हुआ है या नहीं। तो अब ये प्रोसीजर भी आपने, वेरिफिकेशन भी आपने हर क्वेश्चन के साथ करनी है जब भी आपको डायगोनलाइज करने के लिए कहा जाएगा। ये वेरिफिकेशन के लिए काम हमने करना है पी इन्वर्स ए पी, ये मल्टीप्लिकेशन हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप ऊपर जो है इस तरह से पहले ऊपर आपने हेडिंग दे देनी है और फिर नीचे मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन करवाते हुए आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवा लो, चाहे आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवा लो। ठीक है, इनका पेयर बना लो या इनका पेयर बना लो। तो मैंने लेकिन यहाँ पर ए पी का पेयर पहले बनाया है। ये सिंपल ए, ये सारी ए मैट्रिक्स और ये पी मैट्रिक्स।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया तो ये मेरे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई है। चेक कर लें अपना आंसर, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा के देख लें, यही आंसर आ रहा है। देखें, फर्स्ट 4 - 1 3 आ गया यहाँ पर, फिर 2 3 2, यहाँ से ये 3 आ जाएगा। अब इससे आगे पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये मैंने पी इनवर्स की मैट्रिक्स को लिखा और यहाँ मैंने ये ऊपर वाली ए पी की मैट्रिक्स जो है वो यहाँ लिखी मैंने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है हमने। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 3/2 + 3/2। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाया तो ये आ गया 3 + 3। नेक्स्ट आ गया ये 3/2 - 3/2। अब बारी आ गई सेकेंड कॉलम की, इसे मल्टीप्लाई करवाया तो तमाम मल्टीप्लिकेशन 0। इसे मल्टीप्लाई करवाया तो सिर्फ 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ गया। नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई करवाया तो तब भी ऑल मल्टीप्लिकेशन 0 आ गई। अब बारी है थर्ड कॉलम की, इसे मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 5 - 5/2 - 5/2, जो कि 0 ही हो जाएगा। अब सेकंड रो की बारी है तो ये आएगा -5 + 10 - 5। नेक्स्ट अगेन ये आ गया 5/2 + 5/2। अब इनकी कैलकुलेशन लिखेंगे। इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 3 0 0 0 3 0 0 0 5। और अब ये देखें, ये वही हमारे पास हमारे लैम्डा की वैल्यूज़ थी, आइगन वैल्यूज़ 3 3 5। यानी जो पी मैट्रिक्स हमने बनाई उसमें फर्स्ट वेक्टर लैम्डा 3 के लिए था, इसलिए पहला एलिमेंट 3 आ गया। सेकंड एलिमेंट बी, सेकंड वेक्टर जो पी मैट्रिक्स में लिखा था वो भी लैम्डा 3 के लिए था, इसलिए सेकंड एलिमेंट भी 3 आ गया। जो थर्ड वेक्टर हमने लिखा हुआ था पी मैट्रिक्स में वो आइगन वैल्यू 5 के कोरस्पॉन्डिंग था, इसलिए यहाँ पर थर्ड एलिमेंट 5 आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपने सॉल्व करना है, अगर आपको डायगोनलाइज करवाने के लिए भी कहा जाए तो। एक्सरसाइज सेट 5.1 में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है ए, कन्फर्म बाय मल्टीप्लिकेशन दैट एक्स इज़ एन आइगन वेक्टर ऑफ ए एंड फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। इसमें आपने क्या करना था, इस मैट्रिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवा देना है और कॉमन नंबर फाइंड आउट करना है कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद कॉमन एलिमेंट क्या आता है। तो देखिए ज़रा, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करवाती हूँ, ये आ गया 5। सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 + 6 + 2 10, फिर अगेन 5। तो देखिए अब कॉमन क्या नंबर आ रहा है, 5। ये वापस एक्स बन गया और कॉमन एलिमेंट क्या है, 5। कॉमन एलिमेंट हमारे पास आइगन वैल्यू है और ये वापस आइगन वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आपको मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करने हैं आपने। 4 में कहा जा रहा है आइगन वैल्यूज़ फाइंड करें और 5 में कहा जा रहा है आइगन स्पेस फाइंड करें। फाइंड बेसिस फॉर द आइगन स्पेसिस ऑफ द मैट्रिक्सेस, यानी आपने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सिक्स में भी वही काम है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, फिर आइगन वैल्यूज़ हैं और फिर ये आ गया आपके पास आइगन स्पेसिस भी। बस ये 8 तक 9 इतने लंबे पेपर में नहीं आते, इनकी प्रैक्टिस नहीं करने की ज़रूरत आपको।
बाय इंस्पेक्शन फाइंड आइगन वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या है, ये आपके पास डायगनल एलिमेंट्स आ रहे हैं और लोअर ट्राइंगल है या अपर ट्राइंगल है। इस केसेस में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं यही हमारे पास आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन में आइगन वैल्यूज़ के तौर पे। नाउ एक्सरसाइज सेट 5.2 शो दैट ए एंड बी आर नॉट सिमिलर मैट्रिक्सेस। सिमिलर मैट्रिक्सेस होने के लिए ज़रूरी है उनका डिटर्मिनेंट सेम हो और रैंक सेम हो। ए और बी का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो ये इक्वल नहीं आता, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 में 2 में भी डिटर्मिनेंट जो है वो सेम नहीं आता, इसलिए ये भी सिमिलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्योंकि ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्सेस जो हैं 3/3 ऑर्डर की है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिएगा। अगर सेम नहीं आता इट्स मीन ये सिमिलर नहीं है। इन केस अगर डिटर्मिनेंट सेम आ भी जाए तो आपने चेक करना है कि इनका रैंक क्या आता है। ठीक है, दोनों का रैंक जो है वो सेम होना चाहिए, रैंक भी और नलिटी भी। अगर ये तीनों कैसे सेम हो जाएंगे तो फिर हम इनको कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि ये सिमिलर है। 4 भी इसी तरह से ही है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो MCQ टाइप है हमारे पास। लेट ए बी आर 6x6 मैट्रिक्स ऑर्डर दिया हुआ है विद करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी रिपीटेड रूट्स आ रही हैं इसमें। व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशंस फॉर आइगन स्पेसिस ऑफ ए। यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ कितनी आ रही है हमारे पास, यहाँ से 2 वैल्यूज़ आएंगी 3 और 3 वैल्यूज़ यहाँ से आ रही हैं। तो जितनी आइगन वैल्यूज़ आएंगी उतने ही हमारे पास वेक्टर्स आएंगे। स्पेस में हमारे पास जितने वेक्टर्स होते हैं उतनी ही हमारे पास उसकी डायमेंशन होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है और फिर रैंक भी फाइंड करना है। ये जो रैंक आपको कहा जा रहा है ना, ये इसका मतलब ये है जब हम अपनी मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ से लैम्डा माइनस करवा देते हैं, यहाँ पर लैम्डा माइनस हो जाता है और एक मैट्रिक्स बनती है जिसको मैंने आपको यहाँ पर XYZ फॉर्म में रखवाया था। और इस पे बाद में जब रो ऑपरेशंस अप्लाई किए थे तो रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद टोटल जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तब आपने बताना है नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद। जो नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद होगी वही आपके पास रैंक होगा। ओके, नेक्स्ट पूछा जा रहा है इज़ ए डायगोनालाइजेबल। तो डायगोनालाइज तभी होगा जब हमारे पी में वेक्टर्स की तादाद जो है वो 3 हो। अगर 3 से कम 3/3 ऑर्डर है ना, तो 3 हो तभी तो हम मल्टीप्लाई करवा सकेंगे। तो अगर 3 से कम हो तो तब हम फाइंड आउट नहीं कर सकते डायगोनालाइजेशन। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ जाएं और रिपीटेड रूट्स से आइगन वेक्टर हमारे पास एक ही आए। तो जब एक आएगा तो वहीं से हमारे वेक्टर्स कंप्लीट नहीं होंगे और हम फिर मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकेंगे, मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स हमारे नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम वहाँ पे डायगोनालाइज भी नहीं कर सकेंगे। इस क्वेश्चन में आपने टोटल डायगोनालाइज करवाना है। 6 में देखिए, सॉरी 7 में 2/2 ऑर्डर का क्वेश्चन है। मेथड आपने वही रखना है, उसी वे में सॉल्व करना है। 11 वाला रहने दीजिएगा, 10 तक आपने कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन फ्रॉम 12 to 15 फाइंड अ मैट्रिक्स P दैट डायगोनालाइज A एंड कंप्यूट दिस। ठीक हो क्या, इसको करना है आपने। 16 to 21, बस ये आप 19 तक कर लीजिएगा। ठीक है, बस ये बेसिक चीज़ें मैंने अपनी तरफ से साथ साथ बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो जो आपको कंफ्यूज कर रहा है तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा।
डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। कुछ डेफिनेशंस को भी रीड आउट कर लें ताकि आप लोगों को अगर पेपर में डेफिनेशन आए तो आप लोग कुछ डाटा वहाँ लिख लें। डेफिनेशन 1 है, इफ़ ए इज़ एन एन बाय एन मैट्रिक्स देन अ नॉन ज़ीरो वेक्टर एक्स इन आर एन इज़ कॉल्ड आइगन वेक्टर ऑफ ए इफ़ ए एक्स इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एक्स। यानी ए एक्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकें। ये देखें ज़रा, अभी 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया था तो हमारे पास 5x आ गया था। ठीक है, तो ये देखें, ये सिंपल एक वेक्टर को हमने जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया वो इज़ इक्वल टू था उसी वेक्टर को जब हमने किसी भी स्केलर नंबर 5 से मल्टीप्लाई करवाया। यानी अगर कोई भी मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखी जा सकेगी तो वो हमारे पास आइगन वेक्टर कंसीडर होगा, यानी एक्स जो है वो आइगन वेक्टर होगा। फॉर सम स्केलर लेमडा द स्केलर लेमडा इज़ कॉल्ड एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये आपकी डेफिनेशन है, इसे याद कर लीजिएगा। ये एग्जांपल्स हैं, इनको भी ट्राई कर लीजिएगा। ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की एग्जांपल, और ये 4x4 ऑर्डर है, और ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की भी आप आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकती हो। यानी क्या आएगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं यही हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होंगे। देखें, डायगोनल एलिमेंट्स ही आइगन वैल्यूज़ बन गए। नेक्स्ट डायगोनलाइजेशन से कुछ डेफिनेशंस। सिमिलैरिटी द मैट्रिक्स प्रोडक्ट P इनवर्स AP दैट अपेयर्स इन प्रॉब्लम 1। यानी अभी जो क्वेश्चन 1 है इस कॉल्ड अ सिमिलर मैट्रिक्स। इसकी बकायदा डेफिनेशन भी आपको बताती हूँ, ये नीचे। डेफिनेशन 1, इफ़ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस देन वी से दैट B इज सिमिलर टू A इफ़ देयर इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P। यानी ऐसी मैट्रिक्स P जिसका इन्वर्स पॉसिबल है, सच दैट B इज़ इक्वल टू P इन्वर्स A P। यानी अगर A और B दो मैट्रिक्सेस इस फॉर्म में लिखी जा सकें तो ये दोनों एक दूसरे की सिमिलर मैट्रिक्सेस होंगी। और इनकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं सिमिलर मैट्रिक्सेस की, डिटर्मिनेंट, इन्वर्टिबिलिटी, रैंक, नलिटी, ट्रेस दोनों की सेम होगी। करेक्टर ये पॉलिनोमियल, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम जिसे बोलते हैं वो भी इनकी सेम होगी। आइगन वैल्यूज़, आइगन स्पेस एंड डायमेंशन। A square matrix A is said to be diagonalizable if it is similar to some diagonal matrix। यानी वो हमारे पास एक diagonal matrix के correspond में लिखी जा सके। That is if there exists an invertible matrix P such that P inverse AP is diagonal। ऑब्वियसली अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये मल्टीप्लिकेशन से जो हमारे पास आंसर मैट्रिक्स आती है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। इन दिस केस द मैट्रिक्स P इज सेड टू बी डायगोनलाइज A।
ये एक एग्जाम्पल है दैट इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल। यहाँ से देखें करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी और इसके रूट्स आ गए, रूट्स के अकॉर्डिंगली जब इसके आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट किए तो लैम्डा 2 जो है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, लेकिन इसका आइगन वेक्टर सिर्फ एक आया। इसका मतलब है ये पी फॉर्म में लिखेंगे तो ये पी जो मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर की तो नहीं बनेगी, इसलिए हम इसको डायगोनलाइज भी नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट याद रखिए कि ये आपको हेल्प करेगी डायरेक्ट बताने के लिए कि ये डायगोनलाइज हो सकता है या नहीं। इफ़ एन बाय एन मैट्रिक्स ए हैज़ एन डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, देन ए इज़ डायगोनलाइजेबल, यानी अगर तमाम आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ए जो है वो डायगोनलाइजेबल है। यहाँ से देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आएंगी वो सारी डिफरेंट आ रही हैं, सो ये भी डायगोनलाइजेबल है। बस यहाँ तक ये सारी डिटेल आपको मैंने मेजर बतानी थी। आपने अभी सारे लेक्चर को फुली अटेंड करना है और हर चीज़ को क्लैरिफाई करना है और नोट्स में कंप्लीट करना है इस सारे डाटा को, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।